नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आपका अयाज़ खान और आप लोग देख रहे हैं अयाज़ खान ऑफिशियल। और पहली बार मैं इतने अरसे के बाद भैया के साथ पहली बार लाइव वीडियो आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। और भैया के बारे में तो सभी जानते हैं। मैं सोचा कि भैया के अपने फिल्मी करियर के बारे में कुछ मैं खुद जानूँ और आप सभी चाहने वालों को भी बताऊँ। भैया आपका स्वागत है, आपने मुझे धन्यवाद। समय दिया। सबसे पहला क्वेश्चन कि किस सन में या किस उम्र में आपको लगा कि मुझे फिल्मों के लिए बने हैं या फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, जाना चाहिए? कैसे दिमाग में आया, कहाँ से आया? आज मेरे साथ उल्टा हुआ है। अच्छा। मैं यहाँ यूपी में सुल्तानपुर का हूँ और मैं पढ़ाई छोड़ के मुझे पढ़ाई छोड़ने के लिए मैं बम्बई गया था। मेरे चाचा वाचा सब बम्बई में, पूरी फैमिली मेरी बम्बई में रहती थी। तो मैं किसी तरह से मेरी पढ़ाई छूट जाए इसलिए मैं बम्बई गया था। ओके। और मैं सिनेमा को दूर दूर तक नहीं जानता, सिनेमा से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं था। लेकिन वहाँ जाके एक आदमी से ऐसी मुलाकात हुई, एक यंग क्वाइट यंग लड़का, अच्छा। दिलीप परियानी नाम था। अच्छा। सिंधी आदमी, ओके। अपने माँ बाप को बहुत लाडला, 3-4 भाई थे सब लोग। उनसे हो गई मेरी दोस्ती। अच्छा अच्छा। और दोस्ती का रीजन समझोगे तो बड़ा हंसोगे कि एक घर से निकलते थे हम लोग तो बाहर हमारे घर के थोड़ी दूर पे पान की दुकान थी। ठीक। वहाँ हम लोग खड़े रहते थे। अब मेरे पास कोई काम धंधा था नहीं, हमारी कुछ चक्कियाँ उक्कियाँ चलती हैं, तो कभी इस चक्की पे, कभी यहाँ, कभी उस चाचा के यहाँ, कभी वहाँ, कभी रिश्तेदारों में घूमता था, बस और कोई काम नहीं। घूमने का काम पूरा। वो पान की दुकान वाले ने मुझे दिलीप परियानी से मिला दिया। अच्छा अच्छा। और उसने बोला, भैया ये ब्रजेश त्रिपाठी हैं, ये है वो है, हाँ। और ये दिलीप परियानी साहब हैं, इनको फिल्म देखने और फिल्म का बड़ा शौक है। अच्छा। मैंने कहा अच्छी बात है। मेरे को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था सिनेमा का। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब क्या हुआ कि उसको उस वक्त राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन का नया नया ज़माना शुरू हुआ था। ओके। अमिताभ बच्चन नए थे, राजेश खन्ना टॉप पे थे। अब हर फ्राइडे को जो पहली पिक्चर लगती थी वो दिलीप को पहला शो देखना है। अरे इतना बड़ा फिल्म था। इतनी बड़ी फिल्म थी। तो जब हमारी धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई तो अब वो अकेले नहीं देखते थे, 2 टिकट मंगाते थे, 3 टिकट मंगाते, हम लोग दोस्तों के साथ 2-3 लोग जाते थे, पिक्चर देखते थे। धीरे 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 सिनेमा देखने से थोड़ा सा दिल में वो बढ़ा। लेकिन फिर भी मैं सिनेमा में काम करूँगा कोई मतलब नहीं था। लेकिन एक दिन दिलीप बोलता है कि मुझे फिल्म बनानी है। अच्छा। और ब्रजेश पूरा मेहनत करनी पड़ेगी, ये वो। मैंने कहा यार मुझे तो कुछ आते जाता नहीं, मैं क्या करूँगा मेहनत। बोले नहीं आप साथ रहोगे? मैंने कहा बिल्कुल साथ रहूँगा। हाँ। तो काम धंधा तो कुछ सारे साथ सिनेमा ही करेंगे। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई और फिल्म का नाम था टैक्सी चोर। टैक्सी चोर। हाँ। अच्छा ओके, क्या बात है। मिथुन हाँ, चक्रवर्ती। मैं टीवी पे देखा उस फिल्म। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती, जरीना भाग। ओह। और उसमें मुझे उन्होंने रोल दिया इंट्रोड्यूसिंग ब्रजेश। अरे। तो मैं तो कभी एक्टिंग फाइटिंग कुछ किया ही नहीं था। हाँ। तो मैं कैसे कहूँ साला मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ। लेकिन एक छोटी सी अंदर जरूर एक बात थी मेरे अंदर हाँ। कि मुझे कभी किसी से डर और नहीं लगता। डर नहीं लगता था। मेरे अंदर कुछ कॉन्फिडेंस जरूर था और थोड़ा खिलाड़ी उलाड़ी था, बड़ी अच्छी शरीर थी उस वक्त। शरीर तो भगवान दया सभी में ठीक है। अभी भी जो है लेकिन 70 साल, मैं उस बात वक्त- काटूंगा, आप लोगों को बता दूं, उम्र और फिटनेस की बात आई, शरीर की बात आई, स्वास्थ्य की बात आई। भैया 70 साल के हैं और माशाल्लाह अभी भी फिट है और हम सबका दुआ है और आप सभी का दुआ रहेगा ही। तो भैया मुझे लगता है कि मैं ही चाहूँगा कि भैया मेरा शतक पार करें और ऐसे फिट रहे। बहुत इतनी लंबी दुआ तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मैं मालिक से यही गुजारिश करूँगा कि जब तक हाथ पैर चल रहा है तब तक कुछ काम करता रहूँ बस, इंशाल्लाह। वो पिक्चर शुरू हुई 1978। ओके। 11 सितंबर 1978 को फिल्म शुरू हुई थी। मिथुन हीरो थे, जरीना भाग हीरोइन थी। टैक्सी चोर। टैक्सी चोर। और उसमें मैं इंट्रोड्यूसिंग हो गया। अभी इससे पहले मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता, तो मैंने कुछ किया भी नहीं था कहीं, न रामलीला तक मैं काम नहीं किया। लेकिन उस पिक्चर मैंने काम किया, बहुत अच्छे काम तो नहीं किया क्योंकि नया आदमी था तो बहुत अच्छा कर ही नहीं सकता था। हाँ। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस था, उसने बोला नहीं भाई जो फिल्म ही नहीं, सॉरी, उसका कॉन्फिडेंस था कि मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा आपके बगैर। हाँ। तो मैंने वो पिक्चर की
वो पिक्चर 1980 80 में रिलीज हुई 80 में रिलीज हुई। और 29 अगस्त 1980 को रिलीज हुई थी। और उसके पहले ही उन्होंने दूसरी पिक्चर शुरू कर दी जिसमें राज बब्बर और जरीना वहाब थे। मैं उसमें भी था, बहुत बढ़िया रोल था। अच्छा उसमें रज़ा मुराद साहब थे, उसमें बहुत सारे लोग थे। मेरी रज़ा मुराद से वो फिल्म से लेके आज तक उतनी ही अच्छी दोस्ती है। क्या बात है, हाँ, ये बात 79 की है। बहुत बड़ी बात। तो यहाँ से उसने 2 फिल्म बनाई, यहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने भी इधर उधर हाथ पैर मारना शुरू किया। वहाँ के बाद मैं सिर्फ सिनेमा का होकर रह गया। वहाँ से ही आपका मतलब हाँ, तब से मैं दूसरा कोई काम किया नहीं। फिर ये फिल्म, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म और बनाई, अब मेरी बारी। सुमित सहगल को मैं, नटराज स्टूडियो था वहाँ, मुझे सुमित सहगल मिले। किसी ने मिलाया मुझे कि इस लड़के को मैं हीरो बना रहा हूँ। मैंने कल लेके उसको हायर साइन करवाता। क्या बात है। सुमित सहगल को पिक्चर साइन करवाई, दूसरे दिन बुलाया था, ऐसे आ जाना, हम लोग बैठे रहेंगे, तुम आना। वो पिक्चर शुरू करी, किमी काटकर घरों लिया था। कीमी काट कर, हाँ, हम लोग जब छोटे थे तो किमी काटकर की एक फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई थी, रिलीज होने वाली थी, टार्जन। ओके ओके। और हेमंत बिरजी हीरो था। हेमंत बिरजी, जी जी। वो पिक्चर बहुत चली थी। हाँ, टार्जन बहुत चली थी अपने समय तो में। किमी को हीरोइन लिया गया और इसको सुमित सहगल हीरो। तो 3 पिक्चरें ऑन द रो उन्होंने बनाई और मैंने सब में काम किया। और उसमें एक चीज़ और था कि मैं पूरा उस फिल्म में प्रोडक्शन का भी काम करता था। पूरा इन्वॉल्व थे आप? हाँ, पूरा टोटल हर फ्रेम इन्वॉल्व था। जो प्रोड्यूसर आपको इतना मानता हो कि आपके बगैर फिल्म न बनाए, जी। तो आपने भी, और मैं कहना चाहूँगा भैया के बारे में कि भैया दोस्ती के बहुत पक्के हैं, जुबान के बहुत पक्के हैं, जो करते हैं और निभाते हैं। शायद इसीलिए आज तक लोगों की बता रहे हैं, रज़ा मुराद जिसे, चाहे जो इनके किरण कुमार जी हैं, आज से भी बहुत सारे लोग, आज भी बातचीत होती है। हाँ, तो रोज। ये तो मानना पड़ेगा भैया में वो क्वालिटी है जो सब में नहीं, हम सब में नहीं है। सही बता रहा हूँ। आप लोगों को एक और बात बता दूँ, भैया का डेली मैसेज आता है मुझे मैं बताता हूँ। तो ये भैया का बड़कपन है, वो नेचर है, ऐसा नेचर वो मिलना मेरी एक्चुअली मेरी वो आदत में शामिल है कि मेरे जितने जानने वाले हैं, मैं मोस्टली सबको गुड मॉर्निंग भेजता हूँ। जी जी। और मेरा आधे घंटे की रोज की सर्विस रहती सुबह, उससे क्या सबको गुड मॉर्निंग पहुँच जाता है। मेरी बहुत अच्छी लाइन है, गुड मॉर्निंग, आपका दिन मंगलमय। ये फिक्स लाइन है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत जो आपका आधा घंटा जो है ना, हाँ, वो कहने का मतलब है कि सबको जोड़े रखा हुआ है। एक फिल्म मैंने की थी, समय की धारा। समय की धारा, शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी, टीना मुनी, विनोद मेहरा। मैं उस फिल्म का अकेला विलन था। वहाँ से मैंने विलन शुरू किया। और बहुत बड़ा ब्रेक था। लेकिन वही है किस्मत की बात। वो पिक्चर में राइटर बहुत बड़ी थी, मनु भंडारी का नॉवेल था। उन्होंने प्रोड्यूसर पर केस कर दिया, पिक्चर 4 साल निकल गई, 93 पौने में रिलीज हुई, कोई मतलब नहीं रह गया। तो वो पिक्चर चली नहीं, लेकिन बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। शबाना ने बहुत कमाल का काम किया, सत्तर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। लेकिन वो चूँकि रखड़ गई तो लंबी हो गई। तो अच्छा भैया, आप गांव से मुंबई आ गए, मुंबई से फिर फिल्मों में काम मिलने लगा, आपके परिहार जी जो फ्रेंड थे उनके थ्रू, तो आप फिल्मों में अभी कंटिन्यू काम करने लगे। तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, शुरुआत में तो घर वाले कभी सपोर्ट नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि शुरुआत में कभी, अब जिसने मुझे ब्रेक दिया मैं उससे पैसे तो नहीं मांग सकता। सही बात है। उसने जो मर्जी दे दी मैंने ले लिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। सही बात है। और यूपी बिहार की मेंटेलिटी जिस ज़माने में मैं गया था बनवा में, उस वक्त ये है कि आप अगर गांव से शहर गए हैं तो आप मनी ऑर्डर कितना भेज रहे हैं। बिल्कुल, ये मेंटेलिटी थी। अब ऐसी नहीं है। तो वो था, थोड़ा बहुत सब में था। लेकिन मैं सच बताऊं आप सबको, मेरे पिताजी ने मुझे आज तक ज़िंदगी में कभी चिट्ठी लिख के या कुछ करके ये नहीं कहा कि मुझे कुछ पैसे। सबका सपोर्ट था। परिवार अगर मेरा मुंबई में नहीं रहता तो मैं तो स्ट्रगल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे या मेरे पास इतना सपोर्ट नहीं था। परिवार था तो ही मैं इतना सब टिक पाया ना वहाँ। बिल्कुल। तो घर वालों का इस बहाने सपोर्ट था। लेकिन सिनेमा के नाम पर उन लोगों का कोई फील्ड विल्ड तो था नहीं। तो मुझे खुद ही अपनी सारी मेहनत करनी पड़ी। एट दैट टाइम क्या था कि सिनेमा के अलावा, और वो भी हिंदी सिनेमा के अलावा और कुछ नहीं था। तो उस वक्त स्ट्रगल बहुत बड़ी थी। अब कोई खड़ा नहीं करता था ऑफिस में। मैं तो अपने आप को खुदकिस्मत समझता हूँ कि भगवान मुझे ऐसे दोस्त दिए, वरना हमारे जैसे लोग कितने हमारे सामने आके ब्रिजेश कुछ काम दिला दो यार। तो मुझे लगता है कि भगवान तो कितना बड़ा है। बिल्कुल। मेरे जैसे आदमी को
इज्जत से आज तक इज्जत देते हैं 45 साल से सिनेमा की सर्विस है मेरी। जी, चाहे वो हिंदी इंडस्ट्री हो चाहे भोजपुरी हाँ इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री। फिर किस एक बात करूँगा, किस फिल्म को आपको करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी? होता नहीं कोई फिल्म को करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी, कौन सी कुछ फिल्म एक याद है? नहीं एज एन एक्टर या एज एन एक्टर ही बात पूछ रहा हूँ। एज एन एक्टर तो देखो मुझे बड़ी मशक्क़त हुई थी समय की धारा में। समय की धारा। शत्रुघ्न सिन्हा साहब उस वक्त बहुत बड़े स्टार थे ओह, और उनके अपोजिट में उनका साला बना हुआ था टीना मुनीम का बड़ा भाई, जो आज की तारीख में टीना अंबानी है। जी। तो मैं उनको देखता था तो नर्वस हो जाता था, शत्रु भाई। और उस वक्त वो इतने बड़े स्टार थे, तो उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ी थी। मेहनत नहीं करनी पड़ी थी बल्कि मैं पूरी फिल्म में बड़ा नर्वस था, बड़ा नर्वस है। सच्चाई। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये सब चूँकि पहली फिल्म से मिथुन से दोस्ती हो गई, राज बब्बर से दोस्ती, राज बब्बर से आज तक मेरी दोस्ती है, मिथुन से आज तक मेरी दोस्ती है। जी जी। तो अभी भी हर मतलब बर्थडे में विश होता रहता सबका। और राज बब्बर का ऑफिस तो किसी ज़माने में मेरा ऑफिस हुआ करता था, वहीं बैठता था। बहरहाल मेरा ग्रेजुएशन रहा। लेकिन आपको बताऊं एक्चुअली सही शुरुआत कहाँ से हुई, 1990 से। 90 में मेरी पहली फिल्म शुरू हुई। मतलब जहाँ से लोगों ने मुझे एक लोग तरह से आपको पहचानने लगे। वो फिल्म थी जिगर। जिगर, अच्छा अच्छा। और उसमें अजय देवगन हीरो, जी जी। करिश्मा कपूर की सेकंड पिक्चर थी। जी जी। अजय देवगन की सेकंड पिक्चर, परेश रावल और हम लोग सब थे, अजीत साहब थे पुराने एक्टर। तो बहुत सारे उस पिक्चर में परेश मामा था, मैं उसका भांजा, और हम दोनों जन बिहारी बने हुए थे। बिहारी बने। परेश रावल भोजपुरी टोन में बोल सकें इसलिए मुझे रखा गया था। क्या बात है कि मैं उनको डायलॉग्स जैसे कुछ वर्ड दिया था बोलने के, बुड़बक। हाँ, अब ये वर्ड मैंने उसको दिया था हाँ, कि मतलब और टोन पकड़ने के लिए। हाँ, टोन पकड़ने के लिए और कुछ वर्ड। तो परेश तो खैर गजब का एक्टर है, उसमें तो कुछ कहने नहीं। नहीं, लेकिन वो पिक्चर भगवान की दया से बहुत बड़ी हिट हो गई, बहुत बड़ी। और वहीं से मुझे पहचान मिली। और उसके बाद से फिर भगवान की दया है आज तक काम चल रहा है। नहीं चलता रहेगा। अच्छा, आपको कौन सा ऐसा एक्टर जो है सेट पे आके बहुत मस्ती करते थे? ऐसा होता नहीं कि किसी के साथ की मतलब या कुछ घटना हुई हो? हाँ, बहुत सारी आप घटनाएं। हाँ, तो कुछ घटनाओं में ऐसी से बहुत हमारे सारी जो है घटनाएं। चाहने वाले को बताइए ना। हमारे समय में जब हम लोग हिंदी फिल्में कर रहे थे, हाँ, तो 2-3 एक्टर बहुत जैसे कहते हैं ना मस्तीखोर एक्टर। उसमें से एक अजय देवगन और एक सुनील शेट्टी। हाँ, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे डलहौजी में, आपने शायद देखा भी होगा, विनाशक। विनाशक। बहुत बढ़िया रोल था उसमें, जेलर का रोल था मेरा। अब आप बैठे हैं, आपसे बातें करें, सब लोग कुर्सी पे बैठे हैं, आपको पता नहीं कि पीछे क्या गेम चल रहा है। अच्छा। इतने में आपके पीछे धड़ से एक बम फूटेगा हाँ। और आप उठ के भागेंगे, हाँ, क्या हुआ। तब तक सब लोग मस्ती करें। सब मस्ती। अच्छा। उसका एक सीन सुनाता हूँ जो वाकई उससे बड़ी मस्ती नहीं हो सकती। अजय देवगन जी या सुनील शेट्टी? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी। अजय का भी बताऊंगा, लेकिन आप बहुत हंसोगे। बहुत सारी फिल्में हैं। हम लोग विनाशक की शूटिंग कर रहे थे और एक गोपाल पांडे थे, बहुत बड़े पीआरओ। हाँ, वो यहाँ से तमाम सारे जर्नलिस्ट को लेके डलहौजी गए थे। पीटर परेरा कैमरामैन जी। उसके कैमरामैन थे, हाँ, और रवि दीवान साहब डायरेक्टर थे, और अली पीटर जॉन उस वक्त स्क्रीन आती थी एक मैगजीन, अच्छा। उसके बहुत बड़े वो थे जर्नलिस्ट, और तमाम सारे लोग, प्रवीणा भारद्वाज जी, वो बहुत सारे, कम से कम 10-12 जर्नलिस्ट यहाँ से गए थे, मायापुरी वाला, माधुरी वाला सब। उसमें एक लड़की गई हुई थी। अच्छा। अब सुनील बहुत बदमाश, मस्ती में हाँ, उसने रत्ना करके एक फाइटर था, उसको बुलाया। उसकी रत्ना की ये थी, रत्ना इसीलिए उसका नाम पड़ा था कि उसकी आंखें हरदम लाल रहती। लाल उसको लगता था कि कोई भी देखे वो साला पिया हुआ। उसको पता नहीं क्या बट्टी पढ़ाया। हम लोग सब, जेल बनी थी, जेल का पहला महला बना हुआ, तो सिर्फ सब लोग बैठे हुए थे। ओके। और उधर से चढ़ने की सीढ़ियाँ थी। वो हाथ में एक बड़ी सी कटार लेके, इसकी नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे मेरी वाइफ को छेड़ा करते हुए, दारू पी हुई एक्टिंग में फुल, इसने मेरी वाइफ को गाले दिया, ये नहीं छोड़ूंगा, लेके आ रहा है। अब जिसको टारगेट किया गया है जर्नलिस्टों को, उनको छोड़ के सबको मालूम है कि मस्ती है। अब वो सब ऐसे हो रहे हैं। उसमें एक लड़की को उसने घेर लिया,
तुमने मेरी वाइफ को गाली दी। ए सुनील शेट्टी दौड़ गया, उसको एक झापड़ मार दिया, चट से को साले मास्टर जी कैसे आदमी को लाते हो आप, ये वो सब पूरी एक्टिंग। और फाइनली उस लड़के को बोला गया कि आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाके आप वो धोती पहन लीजिए, साड़ी कैदियों वाली। वो बेचारी सब कपड़े वपड़े उतार के कैदी की ड्रेस पहन ली, हार्ड साड़ी वाड़ी। और जितने और जो तो जर्नलिस्ट थे उनको सबको बोला गया कि तुम लोग यार ये पुलिस की ड्रेस पहन लो। पता चला सब लोग पुलिस की ड्रेस पहने, शाम तक परेशान थे कैसे यहाँ से जान छूटे। और उसके बाद जब सब लोग उन लोगों को पता चला, मतलब वो गोपाल पांडे तो एकदम परेशान पागल हो गए थे यार, मेरे आज तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा, आज के बाद कोई जर्नलिस्ट मेरा साथ ही नहीं देगा, कोई जाएगा ही नहीं कहीं। हाँ कि ऐसा मतलब कि ऐसा हरकत हुआ है। हाँ सही बात है। हुआ ये कि जब शाम को उन लोगों को पता चला तो ऐसे लगा कि यार इतनी बड़ी मस्ती मत किया करो यार, सुनील ऐसे मत किया करो यार, इसकी सबकी जान निकली हुई थी, मेरी खुद की जान निकली, बोल रहा मेरी खुद की जान निकली, गोपाल बोल रहा है। वैसे सब होता था, बहुत होता था। एक सीक्वेंस और होता था, एक पुतला होता ना अपने पुतला हाँ डमी। हाँ यूनुस परवेज साहब शूटिंग करे थे हम लोग कहाँ, ऊटी में मिथुन दास को, और मिथुन को होटल में हम लोग रुके हुए थे। अच्छा मैं बात काटूंगा क्योंकि ये दोस्तों बता दूं कि ये है जिस एक्टर का भी नाम लिए हैं यूनुस परवेज साहब, और मैं उनके गांव का ही हूँ, और बस मोहल्ले का फ़र्क है, सेम गांव है, ज़्यादा नहीं, मतलब घर की दूरी होगी मुझे लगता है कि पैदल 5 मिनट, और आज भी उस घर से रिश्ता है मेरा। उनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा, सिनेमा में बहुत सारे लोग मिले, ऐसा फक्कड़ आदमी मुझे आज तक मिला। कोई किसी से लालच नहीं, कुछ नहीं, और सबके बारे में अच्छा बोलना, सबके बारे में अच्छा, थोड़ा मस्ती में बहुत रहती थी, और भी मस्ती करते थे। उनके बारे में एक सीन सुन लीजिए, उसके बाद हम पैकअप करेंगे। हम लोग शूटिंग कर रहे थे ऊटी में, और उनका दरवाज़ा बंद था, रात को करीब 1-1:30 बज रहा था। 1-1:30 बज रहा था। हाँ, मैं कैमरा और पास करता हूँ। हाँ, रात को 1-1:30 बज रहा था, उनका दरवाज़ा बंद था। हाँ। उनके दरवाजे पे एक लड़की का ड्रेस पहना के एक डमी को खड़ा किया गया। अच्छा रात में पैकअप के बाद? हाँ रात को 1-1:30 बजे। ठीक। हर आदमी अपने रूम से देख रहा है, कहानी चल रही, प्लानिंग चल रही है, और वो डमी खड़े रख के, और बेल बजाया गया रूम का, और बेल बजाने वाला भाग के बगल वाले रूम में घुस गया। अब यूनुस साहब ऐसे करके बात करते हैं, वो रात को सोते विग लगाते तो रात को बगैर विग वो बाहर नहीं आ सकते, फटाफट उन्होंने उठाया होगा, विग लगाई होगी ठीक ठाक, कौन तो उसने बोल दिया कि खोलिए ना, ऐसा लड़की बन के। अब वो जल्दी से दरवाजा के चक्कर में पड़ गए, और आके खोला, और उनके ऊपर वो पूरा का पूरा डमी ढप से गिर गया। तो इतना जोर से चीखे कि हर आदमी बाहर निकल के हंस रहा। ये मिथुन का ड्रामा था, मिथुन जी का। बहुत सारे किस्से अगर ऐसे सुनाने जाऊँगा, मिथुन के बहुत किस्से, बाप रे बाप। एक छोटी सी लाइन और है बहुत अच्छी, एक एक्टर आया था मंगल ढिल्लो नाम था। अच्छा। और पूरा मोटी आवाज़ में अमिताभ बच्चन ही बना रहता था। मिथुन चक्रवर्ती ने एक दिन उनको बोला कि अगर ये आपको मिले, सामने से आए और हाथ मिलाना चाहे, तो उसको देख के, ये बड़ी आपस में मस्ती चलती थी, प्लान के साथ इसको खाली इग्नोर मार देना बस। अब वो किसी सेट पे मिला होगा, 2-4 लोग गए होंगे, हेलो सर करके बच्चन साहब से मिल के हाथ बढ़ाने गया, और बच्चन साहब को लुक बड़ा हार्ड होता है, देखा उन्होंने और आगे बढ़ गए। अब ये बात ऐसे फैलाई गई कि बच्चन साहब से इसका क्या पंगा है। उसको बेचारे कुछ नहीं मालूम। फाइनली आप यकीन करो, वो इतना नर्वस हो गया, बोला यार मैंने तो कभी कुछ किया नहीं, मैंने कभी उनके बारे में कुछ बोला नहीं, खाली मेरी आवाज़ थोड़ी सी उनकी जैसी है, यही, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। और बाद में बहुत नर्वस हो गया, वो इंडस्ट्री से नर्वस हो गया और आउट हो गया, चला गया, छोड़ गया, मतलब साल भर के अंदर ही वो इंडस्ट्री छोड़ गया। उसका नाम था मंगल ढिल्लो। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं, एक तो हुई है, बहुत सारी घटनाएं। एक फिल्म आई थी बहुत बड़ी, दलाल, हम लोग मद्रास में शूटिंग कर रहे थे, राज बब्बर थे, मिथुन दा हीरो थे, चढ़ गया ऊपर, अटरिया पे लोटन कबूतर रहे। तो फिल्म का शूटिंग चल रही थी, तो कुछ अंग्रेज आए हुए थे शूटिंग देखने। तो मैं बैठा हूँ इस सोफे पे,
तो इधर उधर शूटिंग गोइंग ऑन, ये वो सब करते हुए लोग आए और वो भी सोफे पे बैठ गए। अब सब लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। हाँ अच्छा, हाँ। अंग्रेज के साथ बैठे, हाँ जिसको देखो वही। तो ये सब छोटी मस्ती चलती रहती है हर सेट पे। तो क्या मतलब, बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन लोगों से बड़ा प्यार मिला। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है भैया। जितने हमारे एक्टर थे, जितने हमारे कलाकार थे, या जितने हमारे जिनसे हम बहुत करीबी डायरेक्टर, जैसे हमारे कुछ बहुत परमानेंट डायरेक्टर थे, जैसे पार्थो घोष, जी मोस्टली उनकी हर पिक्चर में काम किया। फ़रोग सिद्दीकी जी। उनकी हर पिक्चर में, उन्होंने तो मुझे ब्रेक ही दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको हिंदी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एक्टर कौन, बस वन लाइन में, ज़्यादा नहीं लंबे में नहीं चाहूँगा, कौन एक्टर सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, या एज ए हीरो या एज ए विलन? एज अ हीरो एज ए सर एक ही वन ऑल ओनली, दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। और एज अ विलन मुझे एज ए विलन अमरीश पुरी। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी जितनी वेराइटी एज एन एक्टर, प्राण साहब बहुत बड़े थे, मैं प्राण साहब का बहुत बड़ा वो था, उनके घर भी तो कई बार गया हूँ। रज़ा को बहुत मानते थे, रज़ा मुराद को, मैं और रज़ा मुराद कई बार उनके बंगले में गए। लेकिन प्राण साहब की एक बड़ी स्टाइलिश एक्टर थी, बरखुरदार, हाँ बचपन के दन भी क्या दन थे, ये सब करते थे वो। हाँ। पुरी साहब मतलब अमरीश पुरी का जवाब। जवाब। वो हर तरह के रोल करते थे और हर तरह हर किरदार में फिट हो जाते थे। बेसिकली वो थिएटर एक्टर। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो एज एन विलन उनसे बड़ा कोई नहीं पैदा हुआ। अमजद भाई भी बहुत सारे काम किए, बहुत काम किए, उनके साथ भी मैंने 2-3 फिल्में की। लेकिन जो पर्सनैलिटी, जो वैरायटी अमरीश पुरी में थी, वो सब में नहीं। सभी अपनी अपनी जगह अच्छे थे, सबने अच्छा काम किया। तो थैंक यू सो मच ब्रजेश भैया। ये समझिए कि मेरे पिता तुल्य, बड़े भाई समान तुल्य, चाचा समान, मैं कुछ भी कहता हूँ, हम लोग बिल्कुल मतलब इतना प्यार देते हैं कि कुछ भी मैं कहता हूँ, है ना, सब एक्सेप्ट करते हैं, इतना इज्जत, इतना प्यार देते हैं। अयाज बहुत अच्छे एक्टर हैं और मैं मोस्टली एक्टरों की ही इज्जत करता हूँ। और ऊपर से अगर आदमी इंसान अच्छा हो तो फिर सोने में सुहागा है। तो अयाज में वो दोनों खूबियाँ हैं और आज भोजपुरी सिनेमा में हर कोई इनको पसंद करता है, ये इनकी काबिलियत है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो दोस्तों, अभी ब्रजेश त्रिपाठी जी से अभी आप लोगों ने इतना बातें की, इतनी कहानियाँ सुनी इनके बारे में, और इन्होंने इंडस्ट्री के बारे में बताया। नेक्स्ट टाइम जब ब्रजेश भैया से मिलूंगा तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में पूछूंगा कि हिंदी इंडस्ट्री से आप भोजपुरी इंडस्ट्री में कैसे आए, कब आए, तो सारी कहानी आपको नेक्स्ट ब्लॉग बताऊंगा। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबको प्रणाम, सबको सलाम, लव यू ऑल। जय भारत, थैंक यू। जय हिंद।